देखिए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आज आप लोग पढ़ोगे आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, समतापी प्रक्रम। तो इससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। आपको पता है कोई भी मैटर जो है वो किससे मिलके बनता है, एटम से या मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। कहीं पर भी, ठीक है, जब जहाँ पर बहुत ज़्यादा एटम्स या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, चाहे वो लिक्विड की फॉर्म में हो, गैस की फॉर्म में हो या सॉलिड की फॉर्म में हो या मिक्स फॉर्म में भी हो सकते हैं, यानी कि दो स्टेट का एक कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे कि फॉर्म होती है, ठीक है ना। ये सब क्या है, आपके अलग अलग थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं। डिओड्रेंट्स होता है उसमें गैस और लिक्विड का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जहाँ पर एक लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस या कोई कंबाइंड स्टेट भी हो सकती है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, ठीक है, कोई भी चेंज अगर आ रहा है, जैसे कि प्रेशर में चेंज आ रहा है, उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, उसके टेम्परेचर में या उसकी किसी फॉर्म में चेंज आ रहा है, उसी को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे हम गैसेस के केस में दो तरह के प्रोसेस पढ़ेंगे, जिसमें पहला है आपका आइसोथर्मल, समतापी प्रक्रम, ठीक है। आइसोथर्मल, आइसो किसके लिए होता है, सेम के लिए, और थर्मल टेम्परेचर के लिए, सम समान, तापी यानी कि ताप तापमान, ठीक है। तो अगर किसी भी प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर की वैल्यू चेंज नहीं होती है, जब वो प्रोसेस शुरू हुआ जितना टेम्परेचर वहाँ था, लास्ट में भी अगर वही टेम्परेचर रहता है उस प्रोसेस में थ्रू आउट, तो उस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। यानी कि डेल्टा टी यहाँ पर क्या होगा, ज़ीरो। यहाँ पर हम डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में यहाँ पर कोई भी या किसी भी तरह का चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं कि अगर गैसेस का केस हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो गैसेस में अगर हम प्रोसेस इस तरह से हो रहा है कि गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है और उसके प्रेशर या वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो जो भी प्रेशर या वॉल्यूम में चेंज आएगा, या बेसिकली आप कह सकते हो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, और अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वो जो चेंज आ रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसी को हम क्या कह रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम ले, देखिए एक चीज़ इसमें ये है कि कभी भी अगर मान लीजिए कुछ भी, अगर आप वहाँ पे प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा, यानी कि फोर्स एक लगेगी वहाँ पर, जिसकी वजह से हीटिंग प्रोड्यूस हो सकती है। तो या ऐसा भी प्रोसेस हो सकता है कि हीट वहाँ पे क्या हो जाए, उसका लॉस हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो जो भी टेम्परेचर में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, उसको मेंटेन वहाँ पर रहना पड़ेगा। तो मेंटेन करने के लिए यहाँ पर क्या होता है कि जो भी सिस्टम आपका लिया है, गैस है या जो भी है, उस सिस्टम के और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज यहाँ पर होना चाहिए। यानी कि अगर उस सिस्टम की हीटिंग हो रही है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जो भी एक्स्ट्रा हीट है वो बाहर जानी चाहिए, और अगर उसका टेम्परेचर लो हो रहा है, तो जो भी उसके अंदर कमी आई है हीट की, वो बाहर से अंदर की तरफ आनी चाहिए, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ। यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस तभी पॉसिबल हो सकता है जब सराउंडिंग और सिस्टम, जिस भी सिस्टम की हम आइसोथर्मल प्रोसेस की स्टडी कर रहे हैं, तो उस आइसोथर्मल सिस्टम और बाहर का जो भी सराउंडिंग है, जो वातावरण है, उन दोनों के बीच में फ्रीली हीट का एक्सचेंज होना चाहिए। हीट एनर्जी जो है फ्रीली वो बाहर जा सके और बाहर से अंदर आ सके, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम लें किसी भी, मान लीजिए कोई कंटेनर में हमने गैस इनक्लोज की है पिस्टन की हेल्प से, अगर आप पिस्टन को नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, तो क्या होगा, वहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम कम होगा। यानी कि इस केस में क्या होगा, जो वर्क है वो आपको गैस के ऊपर करना पड़ रहा है, आप प्रेशर डाल रहे हो तो वर्क वहाँ पर हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होगी तो अंदर का जो गैस है उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब वो टेम्परेचर पहले की तरह रखने के लिए क्या होगा, जो भी आपकी एक्स्ट्रा हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, हीट एनर्जी आई है,
वो बाहर जानी चाहिए। यानी कि जो भी आप यहाँ पर कंटेनर लोगे उसका जो वॉल्स होंगी वो कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग वॉल्स होनी चाहिए, यानी कि हीट को ईजिली अंदर से बाहर और बाहर से अंदर वो कंडक्ट कर सके। दैट मीन्स अगर आप कंप्रेशन करते हो तो हीट प्रोड्यूस होती है, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए वो हीट क्या होनी चाहिए, बाहर जानी चाहिए। तो वॉल्स कैसी होनी चाहिए, कंडक्टिंग। यानी कि अगर कोई भी प्रोसेस इस तरह से हो रहा है कि आप कंप्रेस कर रहे हो गैस को, हीट प्रोड्यूस हो रही है और जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो ईजिली बाहर निकल रही है, तो उससे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, आइसोथर्मल प्रोसेस कहोगे। इसका उल्टा अगर आप एक्सपेंड करते हो गैस को तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा। उस केस में क्या होगा, हीट जो होगा वहाँ पर स्पेंट हो जाएगी, क्योंकि जहाँ यहाँ पर जो वर्क होगा वो गैस के थ्रू होगा। गैस के थ्रू यहाँ पर वर्क डन है, तो जो वर्क डन होगा तो उसमें जो हीट एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर अब पहले से गिर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि इस प्रोसेस में अब हीट एनर्जी बाहर से अंदर की तरफ आनी चाहिए। ठीक है, तो वॉल्स इस तरह की होनी चाहिए जो बाहर से एनर्जी को कंडक्ट करके अंदर की तरफ ला सके, ताकि टेम्परेचर वहाँ पर कांस्टेंट रहे। तो पहली असेंशियल कंडीशन यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस की क्या है कि जिस भी कंटेनर में या जिस भी सिस्टम में आप इस तरह का प्रोसेस कर रहे हो, आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हो, उसकी वॉल कंडक्टिंग होनी चाहिए, ताकि कोई भी अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है हीट में वो वहाँ पर कंपनसेट हो सके। अगर बढ़ रही है तो बाहर जा सके, और अगर कम हो रही है तो हीट एनर्जी सिस्टम के अंदर बाहर से आ सके। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एट बॉइलिंग पॉइंट। जब पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उस पे क्या होता है, अगर आप उसको हीट करते रहोगे तो जो भी हीट एनर्जी दे रहे हो उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, और जो वाटर होता है वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। दूसरा, मेल्टिंग ऑफ आइस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग जो अगर मेल्टिंग पॉइंट पर आइस की मेल्टिंग हो रही है, पिघल रही है, तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो इस प्रोसेस में भी क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि टेम्परेचर नहीं डिक्रीज होता है, और आइस में क्या होती है, मेल्टिंग शुरू हो जाती है। तो ओपन सिस्टम एक तरह से इसमें आप कह सकते हो, जैसे थर्मस होता है। थर्मस क्या होता है, जो अंदर इसके जो भी है, अगर आप उसमें गर्म पानी रख रहे हो और बंद कर दे रहे हो तो हीट का अंदर से बाहर यहाँ पर ना के बराबर आप कह सकते हो ट्रांसमिशन होता है। हीट ना तो बाहर से अंदर आती है और ना अंदर से बाहर जाती है, तो वहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस पॉसिबल नहीं हो सकता। ऐसी वॉल्स होनी चाहिए जहाँ पर हीट का कंडक्शन ईजिली अंदर से बाहर और बाहर से अंदर हो सके। दूसरी, जो भी एक्सपेंशन या कंप्रेशन आप कर रहे हो ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होना चाहिए। यानी कि अगर कंप्रेस कर रहे हो तो बहुत स्लो आप उसको कंप्रेस करोगे, तभी वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रह सकता है, ताकि जो भी हीट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है कंप्रेशन के केस में वो ईजिली उसको इतना टाइम मिल जाए कि वो अंदर से बाहर की तरफ जा सके। ठीक है, तो ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ये ऑबे करता है बॉयल्स के नियम को, बॉयल्स लॉ को। तो बॉयल्स ने क्या नियम दिया था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हम कर देते हैं तो जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/V वॉल्यूम के। ठीक है, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यही क्या है, आपकी इक्वेशन है आइसोथर्मल प्रोसेस की। PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट यानी कि P इंटू V, ये जो प्रोडक्ट है आपका, ये इस सिस्टम में क्या होगा, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। पहले भी जितनी थी उतनी ही आपको कम मिलेगी, बाद में मिलेगी। आप क्या कह सकते हो, अगर इनिशियली P1 और V1 थे और फाइनली P2 और V2 थे, तो P1 इंटू V1 इज इक्वल्स टू P2 इंटू V2 होगा। अब आपको पता है आइडियल गैस या परफेक्ट गैस के लिए PV इज इक्वल्स टू क्या होता है, nRT, जहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू ये होती है, और T क्या है, टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वो प्रेशर यहाँ पर वो प्रोसेस यहाँ पर किया जा रहा है। क्लियर? इसके बाद वर्क डन कितना होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, आप किस तरह से निकालोगे। हम यहाँ पे एक्सपेंशन का केस लेंगे। मान लीजिए ये कोई भी एक एनक्लोजर है, सिलेंडर है, जिसमें गैस को हमने एनक्लोज किया है जो कि पिस्टन के थ्रू फिटेड है। ठीक है, अब यहाँ पर हम मान रहे हैं कि गैस क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। अब अगर ये गैस एक्सपेंड करेगी तो जो पिस्टन है ये नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा।
हमने एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यहाँ कंसिडर करके चला है dx, और ये मान लेते हैं कि dx डिस्प्लेसमेंट होने पर, यानी कि जब ये पिस्टन यहाँ से यहाँ जाएगा, दैट मीन्स जब इसका वॉल्यूम v1 से v2 में कन्वर्ट होगा, उसके बीच में हमने एक डिस्प्लेसमेंट क्या मान लिया है, dx मान लिया है, और इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क कितना मान लिया है, dw हो गया है, ठीक है, जो कि गैस के थ्रू यहाँ पर हो रहा है। अब हम मान लेते हैं कि पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, a, ठीक है। अब अगर इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, a है, ठीक है, तो जब ये एक्सपेंड होगा तो गैस की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। अगर हम मान लें कि यहाँ गैस की वजह से कितना प्रेशर लग रहा है, P लग रहा है, तो आप फोर्स को क्या लिख सकते हो, P इंटू A, ठीक है, प्रेशर इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। dw को आप कैसे निकाल सकते हो, dx डिस्प्लेसमेंट के लिए F इंटू dx, जहाँ पे F की जगह आप क्या लिख सकते हो, P इंटू A इंटू dx। A क्या है, इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और dx एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने कंसिडर किया है, दैट मीन्स उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए A इंटू dx क्या शो करेगा, उसका वॉल्यूम शो करेगा, ठीक है। तो आप इसको एक क्या शो कर सकते हो, P इंटू dv की तरह शो कर सकते हो, जहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो v1 से किस में जा रही है, v2 पे जा रही है। अब आपको आइडियल गैस अगर हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, अगर आइडियल गैस नहीं लेंगे तो हम इस इक्वेशन को एज इट इज ले लेंगे, PV इज इक्वल्स टू K। अगर आइडियल गैस लें तो PV इज इक्वल्स टू क्या होता है, nRT। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, V इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू nRT अपॉन V, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो आपको मिलेगा dw इज इक्वल्स टू nRT अपॉन V इंटू dV, जहाँ पे n, R और T, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो T भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो ये तीनों क्वांटिटी यहाँ पर कांस्टेंट है। अब टोटल वर्क डन अगर इसके एक्सपेंशन में हम निकालें तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ हो गया dw इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू nRT कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dv अपॉन v, जिसकी वैल्यू आपकी v1 से लेकर v2 तक जाती है, ठीक है। हम मान लेते हैं टोटल वर्क आपका कितना हुआ है, यहाँ पर w हुआ है, तो w इज इक्वल्स टू हो जाएगा nRT log v बेस e अपॉन लिमिट्स v1 टू v2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, log e v2 माइनस log e v1, ठीक है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, nRT log बेस e v2 अपॉन v1 लिख सकते हैं। और log बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए आप 2.303 से मल्टीप्लाई करते हो, तो 2.303 nRT इंटू log बेस 10 v2 अपॉन v1, ये आपका आ गया टोटल वर्क इन केस ऑफ एक्सपेंशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे PV क्या है, कांस्टेंट के बराबर है, यानी कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ यहाँ पर ओबे होगा, जो क्या कहता है, P इंटू V इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, और यहाँ पर जो ग्राफ शो है उसमें T3 जो है वो T2 से ज़्यादा है और T2 जो है वो T1 से ज़्यादा है, ठीक है।